अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं सीधी बात ओनली ऑन कैपिटल टीवी। मैं हूं बीनर सलीम और मेरे साथ मौजूद हैं हमेशा की तरह द डायनामिक खरे खरे तज्जिए देने वाले रजा रूमी। वो अलग बात है कि मैं बहुत इनको प्रेशराइज करती हूं कि अपने खरे खरे तज्जिए निकाले अपनी तज्जियों की पोटली में से, तो बड़ा मिक्स बैगेज रहता है वरना रजा रूमी का। लेकिन आपको ये मिक्स बैगेज बहुत पसंद है, क्या करें, तो जो आपको अच्छा लगे बस वही सबसे अच्छा है। 0518446222 हमारा टेलीफोन नंबर है। सीधी बात है हमारा स्काइप आईडी, हमें ऐड कीजिए, अपने कैमराज ऑन कीजिए, हेडफोन्स लगाइए और आप हमसे वीडियो कॉल भी कर सकते हैं। और साथ ही साथ जब आप हमें कॉल करें अपने टेलीविजन को वॉल्यूम म्यूट रखिएगा ताकि सही तरीके से बात हो पाए, और ज़बान का खास ख्याल रखिएगा ताकि किसी के भी एहसासात मजरूह ना हो पाए। आज का जो शो है डेफिनेटली करंट इशूज़ पर हैं, जो कि अब से थोड़ी देर में आपको करंट इशूज़ भी बताऊंगी। लेकिन आज का जो शो है वो अगर देखा जाए एक ट्रिब्यूट है तो गलत नहीं होगा, क्योंकि आज के शो में जो हम करंट चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं वो हम अपने हीरोज़ के बारे में डिस्कस करेंगे और उनको ट्रिब्यूट देंगे। तो आपसे गुजारिश है कि जब आप हमें कॉल करें तो उनके बारे में अपनी राय ज़रूर हम तक पहुँचाएँ। और अब एक नज़र अब तक के अहम इशूज़ पर। ना डरूंगा ना ही पीछे हटूंगा, आखिरी सांस तक दहशतगर्दों के खिलाफ जहाद जारी रखने का ऐलान करता हूं। इन सुनहरे, निडर और बेबाक लफ्जों का मालिक एसएसपी सीआईडी चौधरी असलम खान शहीद हो गए। शेरों की तरह दहशतगर्दों पर झपटने वाले चौधरी असलम पर कलअदम तहरीके तालिबान का छुपकर वार। पूरी कौम बिलखसूस कराची एक और दलेर रखवाले से महरूम हो गई। हंगू का एतजाज हसन बंगश 15 साल की उम्र में ही अपनी जुर्रत और बहादुरी से सबको हैरान कर गया। बुज़दिल खुदकुश हमलावर के नापाक कदम अपने स्कूल की दहलीज पर गवारा ना किए। नन्ना एतजाज अपने स्कूल और सैकड़ों माओं के जिगर गोशों पर कुर्बान हो गया। ये है कौम के सच्चे मुजाहिद और सच्चे सपूत, इन्हीं से है कौम, मुल्क, सल्तनत। और वक्त आ गया है कि पाकिस्तान में सियासत और मजहब के नाम पर बटे मुख्तलिफ गिरोह एक कौम बन ही जाएं। दहशतगर्दों से मुज़ाकरात अभी भी पहली तरजीह है। हुकूमत क्या सोच रही है? चलिए जनाब, तमाम तर इन्फॉर्मेशन जो ज़रूरी थी वो आप तक पहुंचा दी। रजा रूमी आपकी तरफ बढ़ूंगी। आज बहुत सैड डे, जब आज दिन का आगाज हुआ तो वैसे सर्दी बहुत ही जिसे कहते हैं उदास कर देने वाला दिन है। और फिर जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, शाम के वक्त ये खबरें आना शुरू हुई चौधरी असलम साहब के बारे में, और बड़ा अफसोस हुआ। तहे दिल से कह रही हूँ कि बहुत ज्यादा नहीं बिल्कुल, क्योंकि बहुत मेरे ख्याल से बेबाक इंसान थे, बिल्कुल बेबाक इंसान थे। और मेरे ख्याल से हमें अपने शो के तवस्सुत से खिराज तहसीन पेश करना चाहिए जो हमारे शहदा हैं, पुलिस में हो, चाहे वो रेंजर्स में हो, चाहे वो पाक अफवाज में हो, चाहे वो निहत्ते सिविलियंस क्यों ना हो, जो कि दहशत गर्दों के सामने हमें बचाने के लिए, हमारी हिफाजत के लिए अपनी जानें भी कुर्बान कर देते हैं। और इस मुल्क में बहुत कम जो है उनकी सुनवाई होती है, क्योंकि यहाँ पर तो एक अजीब कल्चर आ गया है कि दहशतगर्दों को आसमान पे बिठाकर हीरो बनाया जाता है। जो सही हीरोज हैं हमारे, जैसे कि ये चौधरी असलम शहीद जो हैं, और मैं बिल्कुल उनको शहीद कहूँगा क्योंकि उन्होंने इतनी जवाबमर्दी से मुकाबला किया है। आज ये उन पर पहला हमला नहीं है। बेनिश आप भी जानती हैं कि ये तीसरा बड़ा अटैक था उन पर। 2010 में उनकी गाड़ी सीआईडी के दफ्तर पर हुआ, जहाँ पे उनका ख्याल था कि ये चौधरी साहब वहाँ पर होंगे, लेकिन वो नहीं थे। वहाँ पे और कीमती जानें ज़ाया हो गई। उसके बाद दूसरा इनके घर के बाहर हुआ, आज से तकरीबन साल 2011 सितंबर 2011 की बात है, जिस टाइम पे मैं कराची में थी और मेरा घर इनके घर के बिल्कुल पीछे था। अच्छा। और जब ब्लास्ट हुआ तो जिस बिल्डिंग में मैं रहती थी, जिस अपार्टमेंट में मैं रहती थी, वो अपार्टमेंट की जो बिल्डिंग थी वो लरज़ उठी। बिल्कुल। और हम सब एकदम से परेशान हो गए कि क्या हुआ है, और फिर भी उन्होंने इसको सर्वाइव किया। लेकिन रजा, शायद कुछ कड़वा लगे जो मैं अब कहने जा रही हूँ, लेकिन क्या करूँ, मैं कहूँगी क्योंकि मैं शायद बहुत अच्छी एंकर तो नहीं हूँ, लेकिन मुझे अपने जज्बात लोगों तक पोर्ट्रे करना आता है और मुझे पता है कि सच को किस तरह से आगे लेकर के चलना है। हमारे हुक्मरान, हमारे तमाम जो पाकिस्तान की जो कौम है, अगर मैं कहूँ कि ये जो दहशतगर्द हैं जो आज अपने मकसद में कामयाब हुए, बारहा उन्होंने कोशिश की चौधरी असलम साहब को मारने की, उनको शहीद करने की, हमसे ज्यादा कमिटेड तो ये दहशतगर्द मुझे लगते हैं। क्योंकि आज उन्होंने चौधरी असलम साहब को शहीद करके ही दम लिया है। देखिए, यही तो रोना है ना, यही तो रोना है कि जो दूसरी तरफ है, एक तरफ तो रियासत है बटी हुई और कभी कभी लगता है कि बिल्कुल नाकामी की तरफ गामजन है कि वो मतलब अपने जो
अफसरान हैं, अपने जो लोग हैं, जो शहरी हैं, उनके जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर पा रही। और दूसरी जानिब ये गिरोह हैं, कल अदम है इनमें से अक्सर, और एक नहीं है, कई सैकड़ों हैं। अब तो वो लोग कह रहे हैं कि जी देखिए ना 60 हैं, 70 हैं, 80 हैं, और जा बजाय पूरे मुल्क में हैं। एक ज़माना था वो कहते थे जी वो जी फाटा में है दहशतगर्दी का मरकज़, वो जी रिमोट एरियाज़ में होते हैं। अब कराची रिमोट एरिया तो नहीं है, लाहौर रिमोट एरिया तो नहीं है, इस्लामाबाद रिमोट एरिया तो नहीं। यहाँ पे कभी तालिबान जो है पहाड़ियों में आ जाते हैं, कभी वो जो है आप भारा कहू से उनकी गिरफ्तारियाँ होती हैं, कोई और नेटवर्क का बंदा वो भारा कहू से पकड़ा जाता है या मारा जाता है। तो ये पूरे मुल्क में एक यूं समझिए कि एक ताना बाना सा बुना गया है, और उसकी बुनियादी वजह यह है कि रियासत ने एक तो अपनी कमजोरी को इम्प्रूव नहीं किया, जो अपनी वीकनेसेस थी, जो भी उनके अंदर है उनको ठीक नहीं किया। दूसरा ये कि इजाजत दी है एक तरह से कि आओ ये खुला मैदान है, यहाँ पर खेलो, यहाँ पर आकर। इसके अलावा हम और क्या कहें कि अगर बारहा आपके यहाँ इस तरह के वाकयात होते हैं, अगर आपके इंटेलिजेंस का निजाम जो है वो नहीं इंप्रूव होता, क्योंकि देखिए 2 दिन पहले हमारे इंटेलिजेंस का निजाम इंप्रूव हो भी जाए रजा रूमी, ऐसे यहाँ पे कितने वाकयात हो चुके हैं। मैं कराची की बात नहीं कर रही, लाहौर में हो, पेशावर में हो, कहीं पर भी वाकयात हो। जब भी कोई बड़ा इवेंट आता है, चाहे वो मतलब आपकी 9वीं 10वीं मुहर्रम हो, चाहे वो आपके रबीउल अव्वल हो, या मुतादिद कोई भी ऐसे इवेंट हो, लोगों को इंटेलिजेंस शेयरिंग की जाती है। इंटेलिजेंस जराए से अगर ये बताया भी जाए कि कोई तखरीबकारी, कोई दहशतगर्द की कार्रवाई होने जा रही है, तो हम कौन सा उसको रोक पाते हैं? देखिए देखिए वही तो बात है ना कि रोक पाने का, मैं आपको वही तो कह रहा हूं ना कि जो लॉ, जो कानून नाफिज करने वाली एजेंसियां हैं, जो इदारे हैं, चाहे उसमें पुलिस हो, चाहे उसमें दीगर इदारे हों, उनकी अफादियत और उनकी एफिशिएंसी पे बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है इस वक्त, क्योंकि पाकिस्तान एक बहुत ही संगीन कड़े मरने से गुजर रहा है। और जो हमारे बदकिस्मती से जो हमारा पॉपुलर ओपिनियन है, जो नैरेटिव है, चाहे वो सियासतदान हो, चाहे वो ओपिनियन मेकर्स हो, वो एक अजीब व गरीब नहज पर है। वो ये कहता है जी इनसे मुज़ाकरात का गले लगा लो, ये कर लो, अमेरिका को निकाल दो, इंडिया ये कर रहा है। वो ये नहीं देखता कि आपकी अपनी जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनका क्या आलम है। अब मैं आपको ये बात बताता कि चौधरी असलम साहब से 2 दिन पहले हमारे एक रिपोर्टर हैं कराची में द फ्राइडे टाइम्स के, जिससे मैं मुंसलिक भी हूं उस अखबार से, और वो 2 दिन पहले इनसे मिले थे और इन्होंने कहा उनको, मुझे उसी दिन वो हमारे रिपोर्टर ने फोन करके बताया, और वो ज्यादा तफसील में नहीं गया क्योंकि फोन आपको पता है खुदा जाने कौन कौन सुन रहा है यहाँ पर, तो फोन की पता चले ओबामा साहब हमारा फोन सुन रहे हैं, ओबामा साहब भी सुन रहे हैं, और अलकायदा ने भी एक्सचेंज लगाई हुई थी, मत भूलो, लाहौर में ग्रीन टाउन में जो पकड़ी गई थी। अच्छा, तो अब बात ये कि कौन सुनता है और क्या वो करता है, तो उसमें उन्होंने कहा कि उनको बाकायदा धमकियों की एक कदम तंजीमें जो है उनकी तरफ से बाकायदा धमकियों के फोन आए। यहीं पे आप पॉज कीजिए, जिस कदम तंजीम की आप बात कर रहे हैं गालिबन वही, अगर ये वही है बैंड तहरीक तालिबान पाकिस्तान, उन्होंने इस वाक़े की जिम्मेदारी भी कबूल की है। इसी बारे में हम गुफ्तगू के सिलसिले को जारी रखेंगे। डेफिनेटली आप लोग की फोन कॉल्स भी लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट इशू हम डिस्कस करें। आप लोग की पार्टिसिपेशन इक्वली जरूरी है, बिल्कुल उस तरह जिस तरह मेरी और रज़ा की पार्टिसिपेशन है। सी यू आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं, वक्त आ गया है कि आप लोगों की भी आवाज़ सुनी जाए। अस्सलाम वालेकुम, फर्स्ट कॉलर फॉर आज की सीधी बात। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन कहाँ से? मेरा नाम आसिफ है, मैं कराची से बात कर रहा हूँ। जी आसिफ भाई फरमाइए, आज क्या कहेंगे? मैं कहना चाह रहा हूँ कि ये हम लोग आगे पीछे आपका बटेर क्यों बने हुए हैं? ना हम इस तरफ है, ना हम उस तरफ है, ना हम जंग कर रहे हैं, ना हम दिफा कर रहे हैं। कम से कम आवाम का दिफा तो कर लीजिए। ये जो मरसू सिन्हा डेसू 6 साल हो गए इन लोगों को। इस मुल्क में हमें क्या मिला है, शहर में क्या मिला है? बस सिंध का हाल देखें आप, पूरा फ्रॉम कराची से लेकर आपका जो कॉर्नर है पंजाब तक का, कुछ भी नहीं, ना सिक्योरिटी है, ना पीस है, ना इकोनॉमिक ग्रोथ है। तो ये हमें 6 साल की गवर्नमेंट में क्या मिला? 2 पार्टियां आपस में लड़ रही हैं, जो लोग हैं वो पीछे हैं, हमारे वोटों का पता नहीं हमें कहाँ मिले। समझ गए। मतलब हम कहाँ जाके रोए, किसको जाके रोए? फौज को रोए, पार्लियामेंट को रोए, जुडिशरी को रोए, इस शहर का, इस सूबे का, इस मुल्क का। बहुत अच्छी बात कही आसिफ आपने, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप सीधी बात का हिस्सा बने। बिल्कुल आपकी जो बात है उसको हम शामिल करते हैं अपनी डिस्कशन में। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, हुसैन अली बात कर रहा हूँ कराची से। जी हुसैन साहब, जी बोलिए। और रजा रूमी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका प्रोग्राम मैं देखता हूँ, बड़ा इंफॉर्मेटिव प्रोग्राम है, और फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सलूट पेश करता हूँ चौधरी असलम साहब को। बिल्कुल। और इनके तनाजुर में मैं ये जो नाम निहाल लीडर हैं
सोनामी खान और ये जो भगोड़े हैं नवाज शरीफ लोग, अच्छा उनसे रिक्वेस्ट की जाती है कि प्लीज अब तो होश के नाखून लें, बहुत हो गया, अब खुदा का वास्ता है आपको कि अब बस कीजिए। कब तक करेंगे आप इन कातिलों से? यानी कि कुछ कीजिए। आप ये कह रहे हैं हमारे हुक्मरानों को। हुसैन साहब बहुत शुक्रिया, आपकी चलें जी, बात बहुत पहुंच शुक्रिया, बहुत गई। शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम जी। वालेकुम, बात कर रहा हूँ कराची से। जी आसिम जैदी साहब फरमाइए, क्या कहेंगे आज आप? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आज का दिन जो है वो अहलियान कराची के लिए बहुत ही सोगवार दिन है, बिल्कुल। लेकिन इसके मुख्तलिफ पहलुओं को जरूर आप अपने मद्देनजर रखिएगा कि मैं अभी टीवी न्यूज देख रहा था। चौधरी असलम साहब की बेवा जो है वो ये कह रही हैं कि वो सुबह को 7:30-8 बजे अपने घर में दाखिल हुए हैं और वापस फिर उनको फोन करके बुलवाया गया है अपने ऑफिस में, ठीक है। बिल्कुल। तो इसका मतलब ये है कि ये एक बहुत ही प्लान गेम है। इसमें तहरीक तालिबान को भी इस्तेमाल किया गया, उनके नाम को भी इस्तेमाल किया गया, लेकिन उनको उनके ऑफिसर्स ने बुलवाया है और फिर उनका रूट तय किया गया और फिर उस रूट पे जो है वो बारूदी गाड़ी इनको तैयार करके, और यही चौधरी असलम साहब जो है वो लियारी गैंग वॉर के बिल्कुल पीछे पड़े हुए थे और उजैर बलोच को उन्होंने बहुत, रहमान डकैत को भी मारा था, उजैर बलोच के भी पीछे थे और काफी इसमें मीडिया का, तो ये आप इस लोगों को थोड़ा सा। चलिए बहुत शुक्रिया जैदी साहब। आसिम जैदी साहब बहुत वैलिड पॉइंट है, प्लीज आप हमें देखते रहिए बिकॉज आप ही की बात से हम आगाज करने वाले। रजा रूमी साहब जी जरा पॉप इन कीजिए। जी देखिए, ये तो नया मुद्दा उठा दिया इन्होंने। नहीं देखिए, नया मुद्दा किस हद तक सच्चाई है इनकी बात ये है कि इसमें तो कोई शक नहीं कि चौधरी असलम एक बड़े फाइटर किस्म के ऑफिसर थे। बिल्कुल। और चाहे वो क्रिमिनल गैंग्स हों, चाहे वो बैंड तंजीमें हों, मजहबी इंतहा पसंद जो तंजीमें हैं, और उसमें सेक्टेरियन तंजीमें भी इनके पीछे पड़ी हुई थी। तहरीक तालिबान पाकिस्तान जो उनकी पार्टनर है, लश्कर जंग पीछे थी। जी लश्कर जंग जिसका मैं जिक्र कर रहा था, वो दोनों अब आपस में उनका इत्तेहाद है, वो एक ही है। वो ऐलान कर चुके हैं कि हम और तहरीक तालिबान में कोई फर्क नहीं है और उनमें और अलकायदा में कोई फर्क नहीं है। अब अलकायदा जैसे आप जानती हैं कि वो एक नजरिया है, उसका उस नजरिए का जो असल मरकज है वो ये है कि किसी तरह पाकिस्तानी रियासत को ख़त्म कर दिया जाए या इतना वीक कर दिया जाए कि यहाँ पर उनकी अजारादारी या उनकी मुख्तलिफ खिलाफतें कायम हो जाएं। अच्छा, अब ये जो जैदी साहब कह रहे हैं इसका भी एंगल बिल्कुल हो सकता है कि क्रिमिनल गैंग्स जो हैं कराची के, जैसे मैं आपसे पहले जिक्र कर चुका हूँ कि कराची में सियासी वायलेंस भी होता है। सियासी पार्टियों के अंदर जो सो कॉल्ड विंग्स हैं, और सब पार्टियों में एक में नहीं है, ये इसको हमेशा बावर करना चाहिए। और दूसरा एक वहां पे माफियाज हैं। माफिया जो है जैसे लियारी गैंग का हो गया, ड्रग्स का माफिया हो गया, लैंड माफिया सबसे ताकतवर और पावरफुल है, जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स इलीगल खड़ी करता है, करोड़ों अरबों रुपए जमा करता है और आगे उसको फनल करता है, आगे उसको इन्वेस्ट करता है। और तीसरा ये मजहबी इंतहा पसंद जो है, इनका और क्रिमिनल्स का आपस में गठजोड़ है। जैसे आप देखिए बहुत से किडनैपिंग के जो वाकयात हैं पाकिस्तान में या कराची में, वो जरूरी नहीं कि मजहबी इंतहा पसंद करते हैं, वो गैंग्स करते हैं, वो क्रिमिनल एलिमेंट्स करते हैं, वो आगे एक को बेच देते हैं, एक को बेचता है वो दूसरा तीसरे को बेच देता है, तीसरे को बेचता है चौथा को आगे बेच के वो फाटा या अफगानिस्तान या इलाका गैर जिसे हम बोलते हैं वहां वो पहुंच जाता है। पूरी एक सीरीज है, पूरी एक सीरीज है। तो चौधरी असलम को इन नेटवर्क्स का बिल्कुल कराची में बखूबी पता था, क्योंकि उनकी सारी जो सर्विस बेशतर है वो कराची में रही है। इसके साथ साथ ये चीज इग्नोर ना कीजिएगा बल्कि जोड़ लीजिएगा, ये जिस तरह से आप तज्जिया कर रहे हैं कि कल रात जिस तरह के चौधरी असलम साहब ये फरमाते थे, जो कि मैंने अपनी हेडलाइंस में भी कहा कि मैं डरूंगा नहीं, मैं पीछे नहीं हटूंगा, उनकी नजर में जहाद यही है कि वो इन दहशतगर्दों का कला कमा कर देंगे। कल रात यानी कि आज की सुबह उन्होंने 3 जो उनकी आखिरी कार्रवाई थी, 3 दहशतगर्दों को मारा भी था। नाउ कैरी ऑन। देखिए मैं बिल्कुल आपने अच्छा ये फैक्ट्स का इजाफा किया, मगर मैं आपको ये बताता चलूं कि ये इसके अलावा चौधरी असलम ने बहुत सारे ऑपरेशंस किए हैं। मसलन ये जो आपने बात की जो है सेक्टेरियन मजहबी इंतहा पसंद ग्रुप्स जो हैं मुख्तलिफ, उनके लोगों को पकड़ा, कईयों को मारा भी। अच्छा, वो भी बदला लेने के लिए तुले हुए हैं। फिर इसके अलावा जो काफ़ी सारे गैंग्स वाले जो हैं, भत्ते वाले, मुख्तलिफ
तरह के लोगों को उन्होंने पकड़ा, क्योंकि मुझे पिछले चंद सालों में ये इत्तेफाक की बात है और ये बहुत ही, मैं इसे कोई हसीन नहीं कह सकता, क्योंकि बहुत ही ट्रेजिक और वो उसे क्या अलमनाक इत्तेफाक है कि जिस पर्चे को मैंने आपको बताया, मैं उसे मुंसलिक हूँ द फ्राइडे टाइम्स से। मैं इनकी स्टोरीज जो है कराची के ऊपर, इनके मैंने कई इंटरव्यूज भी करवाए अपने कॉरेस्पॉन्डेंट से वहां पर, और मैं इनकी बातें पढ़ता था, इनकी कोट्स आते हैं ना इंटरव्यू में कि उसने क्या कहा, तो मैं दंग रह जाता था कि ऐसे पुलिस अफसर भी हैं हमारे मुल्क में। उन्होंने कहा मैं डरता, जो आप कही ना कि मैं सफाई कर दूंगा, सिर्फ खुदा की जात है और मुझे पता है कि मैं इनके पीछे पड़ूंगा, ये मेरे पीछे पड़े हुए, मैं इनसे लड़ूंगा। और हम यही कहते थे कि देखो खुदा इसको आदमी को। और जब भी आप देखें रजा रूमी, ये जिस तरह से हमारे विजुअल्स भी चल रहे देख रहे होंगे, सफेद शलवार कमीज में मलबूस होते थे, बिल्कुल शेरों की तरह दनदनाते फिरते थे। कोई ऐसा नहीं कि कोई वर्दी हो, किसी किस्म का कोई सिक्योरिटी हसार हो। हालांकि इतनी थ्रेट्स इनको मिल चुकी थी, और वो जब इनके घर के ऊपर जब अटैक हुआ, जब बॉम्ब ब्लास्ट किया गया इनके घर के ऊपर, तो उसके बाद इनको एक बॉम्ब प्रूफ गाड़ी भी दी गई थी। जी हाँ, ये चीज भी इसमें शामिल कीजिए जब आप ये तज्जिया कर रहे हैं कि जब आज इनके साथ ये कार्रवाई होती है तो उस वक्त बॉम्ब प्रूफ गाड़ी नहीं है उनके पास बुलेट प्रूफ गाड़ी है। लेकिन इन तमाम तर चीजों के बावजूद वो बहुत दंदनाते, नड्डर होकर थे और निकलते थे। देखिए, जब आपको पहली बात है कि आपको जब खुदा की जात में कामिल यकीन हो तो फिर आप इन चीजों से डरते नहीं, क्योंकि देखिए ना, जिंदगी मौत तो बिल आखिर अल्लाह के हाथ में होती है। हमारा ये अकीदा है, हम सब मुसलमान भी हों चाहे दीगर मज़ाहिब के भी हों, कि मतलब मौत जो होती है वो आनी होती है। क्या चौधरी असलम जैसे दिलेर इंसान की वर्थ ये है कि एक 50-100 किलोग्राम का कोई से धमाका खेज मवाद आके उनकी जिंदगी को खत्म कर देगा? नहीं, बिल्कुल ये प्रोटेक्शन का आलम है। प्रोटेक्शन तो बिल्कुल फेलियर है, इंटेलिजेंस फेलियर है, जैसे मैंने आपको कहा, और वो यहाँ पर एक नॉर्म बन चुका है, जैसे मैंने पहले भी कहा था ब्रेक से। मैं जो बात आपको कहना चाह रहा था वो ये कि जाहिर बात है उनको ये कॉन्फिडेंस था कि बस जब भी जाना होगा वो जाएंगे, मगर ये जो कंस्पिरेसी जो होती है ना, जिस तरह से ये जो क्रिमिनल एलिमेंट्स होते हैं या इंतहा पसंद होते हैं, ये इदारे के अंदर घुस के ये वार करते हैं, ये एक तरीका वारदात है। मसलन ये कि 2 बार उन्होंने कोशिश की इनको उड़ाने की, नाकाम हो गए। सीआईडी के दफ्तर पर अटैक हुआ, इनके घर पर अटैक हुआ। घर से ज्यादा क्या जगह होती है कि आप इनके घर के एन गेट के ऊपर आकर जो है फायरिंग करें, धमाके करें, ये करें वो करें। अच्छा, अब तीसरी बार उन्होंने फुल प्रूफ काम किया, और काम उन्होंने कैसे किया कि वही कि उनके अंदर इन्फिल्ट्रेट किया होगा, वहां से इंफॉर्मेशन हासिल की होगी, या किसी शख्स के साथ कोई साजबाज। अभी ये तो पुलिस तहकीक करेगी, क्योंकि देखिए कराची में मेहरान बेस के ऊपर, नेवल बेस के ऊपर जो अटैक हुआ था, उसमें भी अल कायदा ने अंदर से लोअर लेवल के लोग जो हैं उनके साथ साजबाज करके वो पूरा अटैक ऑर्गेनाइज किया था। अभी उनके कुछ कोर्ट मार्शल्स भी हुए हैं, कुछ मुकदमे चल रहे थे कि लो लेवल के चौकीदार टाइप या इस तरह के गार्ड्स वार्ड्स के ऊपर मुकदमे हो रहे थे, हालांकि हम समझते हैं कि वो और हायर लेवल पे भी होने चाहिए थे। और बाकी भी अगर आप देखें, हाई लेवल जो सिक्योरिटी ब्रीचेस होती हैं, चाहे वो बड़े बड़े अटैक्स हो रियासत की इंस्टॉलेशंस के ऊपर, या इस तरह की पुलिस के की सरकर्दा जो होते हैं लीडर्स, वो अंदर से इंफॉर्मेशन हासिल करते हैं, उनका रूट मालूम करते हैं, उस रूट पर उनको ट्रेन करते हैं। बड़ी माजरत के साथ रजा रूमी, ये जो 3 महीने से आपका कराची ऑपरेशन जा रहा है ना, मैं पहले दिन से कह रही थी कि अपने मुंतकी अंजाम तक नहीं पहुंचेगा। आज मैं इस प्लेटफॉर्म से अगर ये कह रही हूँ, किसी को बुरा लगे तो प्लीज माइंड ना ज्यादा कीजिएगा, क्योंकि यही सच्चाई है। ये जो आपका ऑपरेशन है ये फ्लॉप हो चुका है। एसएसपी सीआईडी अगर एक 50 या 100 किलोग्राम मवाद से मारा जाता है, शहीद हो जाता है, वो शेर आदमी, तो आम आवाम क्या करे? वो तो घर में दुबक कर बैठेगी, और आज तक घर भी महफूज नहीं है। आपको क्या पता कि आपके आसपास कोई दहशतगर्द लोग रह रहे हो, कोई आपके आसपास कोई बॉम्ब लगा करके चला जाए, आपकी बात क्या करे ऐसे ऑपरेशन का? 4 अरब रुपए किस वजह से मांग रही है सिंध हुकूमत? आपकी बातें तो बहुत तल्ख हैं, मगर 300+ लोग शहीद हो चुके हैं पिछले 3 महीनों में। जब से ये इनका जो कराची ऑपरेशन चल रहा है, कहां से आया आज ये लोग मारने वाले? और अगर आपकी बात मानी जाए, क्योंकि आप सीनियर हैं, मैं आपकी बात मानती हूं, चाहे मैं जितना भी इख्तलाफ करूं, अंदर दिल में कहीं होता है कि रजा कह रहा है तो सही कह रहा होगा। अगर अंदर से कहीं ताने बाने जुड़े हुए हैं तो ऊपर से नीचे तक पूरी कॉल कर लेनी चाहिए आपको, एक्सप्लेनेशन, जांच करें, पड़ताल करें कि इस तरह के लोग, क्योंकि दहशतगर्द आपको बहुत मिल जाएंगे, चौधरी असलम जैसे नड्डर पुलिस अफसरान नहीं मिलेंगे। ये बहुत बड़ा नुकसान है कराची के लिए और एसएसपी जो सीआईडी है, जो पूरी सीआईडी फोर्स है, उसके लिए। बिल्कुल सही कह रही हैं आप, तल्ख बातें कर रही हैं मगर सच कह रही हैं, क्योंकि हकीकत ये है कि पाकिस्तान के शहरी क्या सोचेंगे कि जब उनके रखवाले, उनके मुहाफिज
جب وہ محفوظ نہ ہو تو پھر عوام تو بالکل وہ تو اللہ اللہ خیر صلی اللہ والی بات ہے کہ اسی لیے لوگوں نے پرائیویٹ گارڈزوں کی یہاں پہ بھرمار ہے. سب سے بومنگ بزنس پاکستان میں پرائیویٹ سیکیورٹی کا ہے کہ آپ کو وہ فنکشن جو ریاست کا بنیادی, اگر آئین پاکستان اٹھا لیجئے تو اس کا دوسرا تیسرا صفحے کے اوپر آپ کو ملے گا کہ جان و مال کی حفاظت ریاست کا فرض ہے, مگر وہ اس فرض سے اب مکمل طور پر, میں یہ بہت ہی کنٹروورشل بات ہے, ناکام ہو چکی ہے. اور یہ بات جب آپ کہتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی دیکھو جی آپ تو انٹی پاکستان بات کر رہے ہیں, آپ تو پاکستان کے خلاف بات کر رہے ہیں. بھئی اور آپ کیا کہیں کہ جب آپ نے دہشت گردوں کا, آپ کو پتا ہے کہ وہ کراچی میں کہاں موجود ہیں, حکومت جانتی ہے, ان کو پتا ہے کہ نارتھ وزیرستان میں ہیں, ان کو پتا ہے کہ وہ ساؤتھ پنجاب میں ہیں, ان کو پتا ہے کہ کہاں کہاں ان کے ٹھکانے, کیوں نہیں کچھ کرتے؟ بالکل ان کو اوپن فیلڈ دی ہوئی ہے, ان کو یہاں پہ بالکل جو موبلٹی دی ہوئی ہے, یعنی کہ وہ جہاں مرضی آپ اور میں 6 ناکوں سے گزرتے ہیں اور دہشت گردوں کو کوئی روک ٹوک ہی نہیں ہے. وہ آتے کبھی میرٹ پہ بم چلاتے, کبھی جی ایچ کو اٹیک کرتے ہیں. سمجھ نہیں آئے واللہ عالم کون سی سلیمانی ٹوپی پہن کر آتے ہیں, کون سے جادو منتر, کون سے تویز دھاگے اپنے ساتھ لگا کر آتے ہیں جو کہ کسی کو نظر نہیں آتے. خیر جی ایک چھوٹا سا بریک لیجئے, بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو ڈیفینیٹلی ایک اور ہیرو کے بارے میں ہم بات کریں گے, وہ بھی اب ہم میں نہیں ہے, 15 سال کا ننھا سچا ہیرو, اس کے بارے میں ذکر کریں گے, اس کو بھی ٹریبیوٹ دینا ہے. واپس آئیے, آپ لوگ کی کالز بھی شامل کریں گے. سیدھی بات ابھی جاری ہے, اسٹے ود اس. چلے جی بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. رضا رومی صاحب ایک اور ننھا سچا نڈر ہیرو پاکستان کا, جو کہ اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کے پاکستان کے بہت سے اسٹوڈنٹس, بہت سی ماؤں کی جو گود ہے وہ اجڑنے سے بچا گئے, وہ بھی صحیح معنوں میں ٹرو ہیرو ہے. میں بات کر رہی ہوں اعتزاز حسن منگش کی, جو کہ ہنگو سے بلانگ کرتا ہے. 15 سال کا 9th کلاس کا اسٹوڈنٹ تھا, اور 2 دن پہلے یہ واقعہ پیش آیا کہ صبح اسکول جاتا ہے, اسکول میں اسمبلی ہو رہی ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ ایک مشکوک شخص اس کی اسکول کی طرف بڑھا ہے, اس کو آواز دیتا ہے, وہ تیزی سے بڑھنا شروع کر دیتا ہے اسکول کی طرف. آواز سے جب وہ نہیں رکتا اس کے قریب جاتا ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ جو مشکوک شخص اپنے آپ کو دھماکہ خیز مواد سے اڑا دیتا ہے. خود تو وہ جہنم چلا جاتا ہے, اور ساتھ ہی اعتزاز کو شہید کے رتبے پر اگر یہ کہا جائے فائز کر جاتا ہے تو غلط نہیں ہوگا. بالکل, میں تو سلام پیش کرتا ہوں پاکستان کے نوجوان بچے اور بچیوں کو. پہلے ملالہ نے ہمیں بہت ہی پراؤڈ کیا, ہمیں دنیا میں بھر میں اس کو اٹینشن ملی, وہ ایک ہیروئن بن کے ابھری پاکستان کی. اور اب دیکھیے اعتزاز جو ہے یہ کس طرح کے, یہ میں تو سلام پیش کرتا ہوں اس کے خاندان کو, اس کی ماں کو, کہ اس نے اتنا بہادر نڈر بچہ پیدا کیا کہ اس نے اپنے پورے اسکول کو بچایا, اپنے ساتھیوں کو بچایا اور اپنی جان کی پرواہ نہیں کی. چلیے ذرا لوگوں کی رائے شامل کرتے ہیں. میں کہتا ہوں ایک طرف وہ ہیں ملالہ اور اعتزاز, اور دوسری جانب چودھری اسلم بھی, اور چودھری اسلم صاحب, اور دوسری طرف بزدلوں کا ٹولہ موجود ہے لائن پہ لائن, جو ڈرتے ہیں. رضا رومی یہ ہے اصل پاکستان, یہ جو اعتزاز جس کی تصویر آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں یہ ہے اصل پختون. یہ ہیں وہ لوگ جو اصل میں جہاد کر رہے ہیں, نہ کہ وہ لوگ جو کہ بزدلانہ وار کرتے ہیں اور لوگوں کو مار دیتے ہیں, لوگوں کے گھر اجاڑ دیتے ہیں, لوگوں کو, بچوں کو, اسکولوں کو. آپ لوگوں سے کنیکٹ کیا جائے. جی کالرز ہمیں کیا کہتے ہیں. السلام علیکم جی, کون ہے ہمارے ساتھ؟ ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. زین بات کر رہا ہوں, زین باجوہ لاہور سے. جی زین فرمائیے. میں کافی دیر پہ ہولڈ پہ تھا, میں نے اپنی 1 منٹ مجھے بات کا موقع دیجیے گا, صرف 1 منٹ میں زیادہ ٹائم نہیں لوں گا. میں نے یہ کہنا تھا کہ جو دہشت گرد ہیں, میں اتنا کا فیڈ اپ ہوا ہوں اسلم صاحب کی خبر سن کے, میں اتنا کہ رویا ہوں. میں نے کہا یہ ملک کا حال ہے, ان کو جتنے یہ دہشت گرد ہے ان سب کو راہ سپورٹ کریے. ہمارے حکمران یہ کیوں نہیں کہتے کہ یہ راہ ان کے پیچھے ہے. اتنا پیسہ اگر آپ گھر پہ بیٹھے ہوں, اگر آپ لڑ رہے ہوں تو آپ کا اسلحہ ختم ہو جاتا ہے. ان کو جتنا پیسہ ہے کہ سب کے سب یہ راہ ایجنٹ ہیں, جتنے بھی یہ بیٹھے ہوئے ہیں, جتنے بھی آپ دیکھ لیں ٹوٹل جتنے بھی یہ بیٹھے ہوئے ہیں سارے راہ کے ایجنٹ ہیں. ہمارے حکمران کیوں نہیں کہتے ہم انڈیا کے ساتھ ہاتھ ملانے پہ لگے ہوئے ہیں, ان کو پکڑے, ان کو الٹا لٹکایا جائے. ٹھیک ہے باجوہ صاحب, بھائی ہمارے حکمران مذمتی بیان دے کر اپنی ذمہ داری سے آزاد ہو جاتے ہیں. بہت بہت کرم ان کا کہ وہ مذمتی بیان بھی دیتے ہیں. جی آگے بڑھیے. السلام علیکم, کون ہے ہمارے ساتھ؟ السلام علیکم, ناصر نیازی پنڈی سے اسپیکنگ. جی جناب. ہیلو رومی صاحب, آواز آ رہی ہے؟ جی جی بالکل آ رہی ہے, بولیے. رومی صاحب آپ سے بات ہو رہی ہے اس سال فرسٹ ٹائم. ابھی میں سیکیورٹی کے بارے میں صرف اتنا کہوں گا, آپ لوگوں نے بہت عظیم لوگوں کا نام لیا اور یہ ڈیفینیٹلی ارریپیریبل لاس ہے, لیکن آپ ایک چیز ذہن میں رکھیے گا کہ ڈائریکشن ضرور ٹھیک ہونی چاہیے. 92 کا جو آپریشن ہوا تھا کراچی میں,
नसरुल्लाह बाबर के टाइम वो तकरीबन एंड पर पहुंचने जाता अगर उसको रोका ना जाता। आई फील अगर हम डायरेक्शन ठीक रखें, द बैटल कैन बी लॉस्ट बट द वॉर मस्ट बी वन एंड आई एम वेरी होपफुल इवेंचुअली इट विल बी वन। इंशाल्लाह ठीक है, थैंक यू नासिर साहब फॉर बीइंग द पार्ट ऑफ सीधी बात। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपने जो बातें की बिल्कुल दुरुस्त और सही फरमाया, और मैं जल्दी अर्ज करूँ कि हम और आप जब मुहिब वतन बनते हैं और पाकिस्तान की खैरख्वाही की बात करते हैं तो यकीन करें हमारे माशरे में बहुत से लोग हमारी और आपकी किरदार कशी करते हैं, जो हो इतने ज्यादा मुहिब वतन बन रहे हो। तो इस तरह के लोग भी हमारे यहाँ हैं और हमें ये चाहिए कि हमारी अस्करी क़यादत जो पुलिस की निगरानी करे, क्योंकि दोनों इदारा इस तरीके से फेल हो चुका है और खुदारा पाकिस्तान को बचाना है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। आगे आना बजाय इम्तियाज साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, वेरी काइंड वर्ड्स थे। बिल्कुल आपने सही फरमाया। गुफ्तगू के सिलसिले को जारी रखते, कमिंग बैक टू एतजाज और चौधरी असलम साहब की जो मैं शहीद, दोनों हमारे शोधा, दोनों हमारे हीरो जिनका मैं जिक्र कर रही थी, ये है असल पाकिस्तान। इन दोनों ने अपने शहीद होने के साथ साथ पूरी दुनिया इस वक्त इन खबरों को मॉनिटर कर रही है, चाहे वो BBC हो, चाहे वो स्काई न्यूज़ हो, चाहे वो अल जजीरा हो, और उन सब के सामने पाकिस्तान का ये फेस जा रहा है कि दीज आर एक्चुअली द ट्रू पीपल जो कि अपने पाकिस्तान से प्यार करते हैं, जिनको सही मानों में जहाद करना होता है। और ये जो तालिबान है, इन लोगों ने सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान को हाईजैक किया है। इनका मकसद सिर्फ वो, जैसे हम फिल्मों में देखते हैं ना, वैम्पायर्स होते हैं, खून के प्यासे लोग हैं, सुबह उठते हैं और तलाश करते हैं कि आज किसका खून पिएंगे। देखिए, बात यह है कि बदकिस्मती से पाकिस्तान के जो बेशतर अक्सरियत है उसका इन दहशत गर्दों से कोई सरोकार ही नहीं है। वो ना तो नजरिए को मानते हैं, वो जो नजरिए का प्रचार करते हैं उनकी सोच जो है वो नफरत पे मबनी है, वो तकफीरी बनाने पे मबनी है लोगों को कि इसको डिक्लेयर कर दो काफिर, उसको डिक्लेयर कर दो, उसको जहन्नुम रसीद कर दो, इसको मार दो, इसको बलि चढ़ा दो। हमारे लोग तो पुरअमन लोग हैं, हमारे लोग तो जो है वो बहुत ही मेहनत कश अपनी ज़िंदगियों को चलाने वाले लोग हैं, इक्का दुक्का। और ये लोग पता नहीं कहाँ से ये खारजी अवामिल आकर इन्होंने पूरी की पूरी यहाँ पर हाईजैक, जैसे आपने लफ्ज़ इस्तेमाल किया, ये हमारे मज़हब का गलत नाम इस्तेमाल करते हैं, ये हमें लोगों को बहकाते हैं और हथियार उठा के डरा कर धमका कर अपने हक में बयानात देते हैं। अब यही तो, लेकिन बदकिस्मती से जो हमारी लीडरशिप है, चाहे मैं कहता हूं कि चाहे वो रूलिंग पार्टी हो, चाहे वो इमरान खान साहब की ऑपोजिशन हो या दीगर जमातें भी क्यों ना हो, उनका भी कुछ रवैया जो डावाडोल है कि वो भी डरते हैं। खौफ का ऐसा यहाँ पे एक आलम है एक कि आप यहाँ पे आपको क्लैरिटी नहीं मिलती। Where is our इंटीरियर मिनिस्टर? देखिए, इंटीरियर मिनिस्टर पे जाने से पहले मैं एक जुमला, हाँ ब्रेक से पहले मैं आपको एक जुमला ये कह दूं, और वो बात कहने की सिर्फ इतनी सी है कि पाकिस्तानी जो हैं वो दहशतगर्दी का मुकाबला हर सूरत में करेंगे। ये इनके लीडर्स इनको फेल कर रहे हैं, जो भटकाते हैं, गलत रास्ते पे चलाते हैं। नहीं तो लोग बिल्कुल चाहते हैं कि यहाँ पे अमन और सिक्योरिटी हो। कर तो रहे हैं रजा रूमी, मुकाबला, और आवाम किस तरह से मुकाबला करेगी? आज चौधरी असलम साहब को अपनी जान का नजराना पेश करना पड़ा, कल एतजाज ने अपनी जान का नजराना पेश किया, आज मरे कल दूसरा दिन, आज हम लोगों ने शो किए, कल शो करेंगे, उसके बाद सब भूल जाएंगे और इसी तरह होता रहेगा और दहशतगर्द अपना अगला टारगेट जो है वो प्लान करेंगे। खैर जी, एक छोटा सा ब्रेक ले, वापस आइए तो हमारी गुफ्तगू का सिलसिला बिल्कुल जारी है। कीप वॉचिंग सीधी बात ओनली ऑन कैपिटल टीवी। विल बी राइट। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। जानती हूँ बहुत वक्त हो गया आपसे बात नहीं की, करते हैं आपसे बात रजा रूमी, लेकिन मेरा पहला एक सवाल जो कि मैंने आपसे पहले भी किया था, एक तो मुझे बस एक चीज बता दीजिए। आई नो आई डोंट वांट टू डिस्कस पर्सनालिटीज हियर, लेकिन जब हमारी ऐसी पर्सनालिटीज पे अटैक होगा तो मैं पर्सनालिटीज डिस्कस करूंगी। वेयर इज चौधरी निसार, द इंटीरियर मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान? एंड नंबर 2 ये कि चौधरी असलम के बाद क्या दहशतगर्द मजीद रिलैक्स हो गए, कि मजीद खुल जाएंगे, या कोई और ऐसा है जिसके अंदर चौधरी असलम जितना तप्पड़ है कि आए और दंदनाता फिर उनको मुंह तोड़ जवाब दे? देखिए, पहले तो बात आपने पूछा चौधरी साहब का, तो हम भी वेट करें कि उनका भी क्या सदमे में तो नहीं है, आई डोंट नो कि क्या यकीनन कोई बयान मान तो देंगे, मगर यकीनन अब वक्त आ गया है कि उनको कराची के ऑपरेशन का असर नो जायजा लेना पड़ेगा और ये देखना पड़ेगा कि क्यों इतने बड़े बड़े लैप्सेस, इतने बड़े बड़े फेलियर्स हो रहे हैं। दूसरा, आपने कहा कि कराची में क्या मैदान खुला है, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि ये 4 बड़े जो हैं
ऑफिसर्स तगड़े किस्म के वो हिट लिस्ट पर थे। ये असलम साहब उनमें से एक थे। बाकी 3 हैं, राजा उमर खिताब साहब एक और एसपी हैं वो, और फयाज खान हैं, और मजहर मशवानी। ये बड़े बहादुर और नडर किस्म के पुलिस ऑफिसर्स हैं, और मेरे ख्याल से हमें उन पर फख्र होना चाहिए, क्योंकि अगर वो हिट लिस्ट पे, तो इसका मतलब कि दहशतगर्द उनसे डरते हैं। हाँ, और तो जो डरते हैं, भाई अब तो रजा रूमी ने नाम भी अनाउंस कर दिया, एटलीस्ट इनको तो सिक्योरिटी दे दीजिए जी। आगे। और आगे मैं आपको ये बात कह दूं कि हम कमिंग बैक टू एतजाज शाह की, हम वो बंगिश हम उसकी बात कर रहे थे, उस शहीद बच्चे की जिसने आज हमारा नाम रोशन किया है। तो एक तो हमारी हुकूमत को बिल्कुल उसको निशाने हैदर के लिए कंसिडर करना चाहिए, क्योंकि इस तरह की बहादुरी आपको खाल खाल मिलती है। और देखिए, मैं ये पूछता हूं, आज उन लोगों से पूछता हूं कि जो ड्रोन्स को और अमेरिका को हर वक्त ब्लेम करते रहते हैं। कॉलर ने कहा कि जी रॉ जो है वो ये अटैक करा रही है, तो कौन सा ड्रोन जो है वो वहां पर आया था जिसके बदले में स्कूल के बच्चों ने ड्रोन गिराया था? क्या वो निहत्ते बच्चे जो मासूम हाई स्कूल के अंदर बच्चे हंगू के जिले में थे, क्या वो ड्रोन ऑपरेटर्स थे कि उनको दिखाई नहीं देता? का नहीं है रजा रूमी, मसला पाकिस्तान, हमारी कौम का, हमारे हुक्मरानों का, हमारे पॉलिटिशियंस का है। कमरों में बंद होकर एपीसी करना पसंद करते हैं, वहां पर बैठकर ये फैसले करना पसंद करते हैं कि मुज़ाकरात करें कि हम अटैक करें, मुज़ाकरात करें कि अटैक करें। जब आप एपीसीज बुलाएंगे ड्राइंग रूम्स के अंदर या बंद कमरों के अंदर ऐसी मीटिंग करेंगे, तो वहां पर एक्शन के फैसले नहीं लिए जाते। खैर, मुझे लाइव कॉलर्स की तरफ जाने दीजिए। ये बात कह दें कि अब हुकूमत वक्त को चाहिए, मियां नवाज शरीफ को ये चाहिए कि वो अपनी लीडरशिप का मुजाहरा करें और वो लोगों को बताएं कि वो एक एक्शन करेंगे या कोई स्टेप उठाएंगे जिससे ये खून और गारत की जो होली है वो बंद हो। ये कब तक चलेगा कि आपके पुलिस अफसर मरते रहेंगे, आपके जनरल शहीद होते रहेंगे, आपके मासूम बच्चे वो जो है बुचर्स के हाथों मरते रहेंगे, और आप जो है मुज़ाकरात की आप वो देंगे, हमें गोली देंगे या हम टॉफियां देंगे? हद हो गई। इस वक्त लाइन पर हमारे साथ कुछ कॉलर्स मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी भाई, मेरे बड़ी हीटेड आर्ग्यूमेंट चल रही है, जल्दी से बोलिए क्या बोलना है। जी, रमजान जानी फैसलाबाद से बोल रहा हूँ। सलाम उस माँ को जिस माँ ने चौधरी असलम को जन्म दिया, और मुझे अफसोस है कि पूरे टीवी चैनल जो प्रोग्राम लाइव चला रहे हैं चौधरी असलम के लिए, और दुनिया न्यूज पर उन्होंने सुहेल अहमद को बुला रखा, वो मजाक से मजाक कर रहा था। चले रमजान भाई, आप कैपिटल टीवी से बात कर रहे हैं, बात करते वक्त आप हमारे से हमारे बारे में बात करें। हमने बड़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशन छोड़ के आपकी राय को शामिल किया। कोई सवाल है तो पूछ लीजिए भाई। सवाल यही है कि ये दुनिया न्यूज पे उसने सुहेल अहमद को बुला रखा, बड़ी दुख की बात है। जी चलिए, ठीक है, आपकी बात को पहुंच गई, आगे चलिए। मैनेजमेंट ही जाने, दुनिया टीवी की मैनेजमेंट का कैपिटल टीवी की मैनेजमेंट से कोई ताल्लुक नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी भाई मेरे, कौन कहाँ से? जी, मैं अमारी यासिर बोल रहा हूँ लाहौर से। मुझे एतजाज के बारे में बात करनी है कि वो मौला अब्बास का गुलाम था और शहादत का दर्द उसने माँ की गोद से लिया था। बिल्कुल, ये हुकूमत को निशानी हैदर दे न दे, वो अपने सीने पे निशानी हैदर लेके गया है। और दूसरा, वार अगेंस्ट टेरर, सब हम कह रहे हैं कि जंग चल रही है हमारी टेररिज्म के खिलाफ, तो क्या जंग के दौरान जंगी कवानीन नहीं हुआ करते? ये नॉर्मल कवानीन कब जंग में चलते हैं? सही कह रहे हैं। ये इंसानी हकूक के कवानीन नहीं चला करते जब वार अगेंस्ट टेरर में। उसके लिए ये अदालतों को बताना पड़ेगा। बिल्कुल अमार साहब, बिल्कुल सही आपने फरमाया, बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त की थोड़ी कमी है क्योंकि मुझे और रजा को भी बहुत सी बातें करनी है। आई थिंक सो कि अभी हमें टेलीफोन लाइंस क्लोज करनी पड़ेंगी, बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट एक मैसेज है जो कि मैं देना चाहती हूँ, और वो रजा उसके अंदर मेरा साथ देंगे। रजा रूमी साहब, अब वक्त आ गया है क्योंकि फाइनल सेगमेंट है, एपीसी होती है। हम बार बार ये राग अलापते हैं। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब बड़े मोहतरम हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, जानती हूँ कि बड़ी नेक ख्वाहिश है उनकी है कि मुज़ाकरात हों, लेकिन मैं आपको बता रही हूं कि मुज़ाकरात नहीं हो सकते। एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। आई हैव बीन सेइंग दिस जब से मुज़ाकरात का राग अलापा जा रहा है। अब भी मुज़ाकरात होंगे। मैसेज में से देखना चाहती हूं कि तमाम गिरोह, सियासी हो, मजहबी हो, आज यूनाइट हो जाएं। इन तमाम वाक़ियों के बाद हम अपने माई के लाल, हम अपने हीरोज को ऐसे नहीं खो सकते, नहीं कटने देंगे और नहीं अपने से जुदा होने देंगे। सुनो, देखो, बात यह है कि ये जो हमारे मुल्क में एक मुखालता ये है कि या मुज़ाकरात या एक्शन, ये लोगों की जो एक तरह से एक नैरेटिव बना दिया गया है। हिकमत अमली जो होती है उसमें सब चीज़ों का मुरक्कब होता है। आप मुज़ाकरात भी करते हैं, आप एक्शन भी करते हैं, आप सख्त एक्शन भी करते हैं, और आप मिलजुल कर एक बाकायदा मजबूत स्ट्रैटेजी या हिकमत अमली बनाते हैं। अब हम 6 माह से सुन रहे हैं, 7 माह हो गए हैं बल्कि, कि जी एक वो पॉलिसी आ रही है, हिकमत अमली आ रही है।
ابھی تک کچھ واضح نہیں ہے. اور واضح کیوں نہیں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ سب نظریں جو ہیں وہ افغانستان پہ لگی ہوئی ہیں کہ وہاں سے وہ نیٹو کی فوجیں نکلیں اور وہاں پہ کچھ طالبان کو یہاں بھیجنا ہے. تو بہت سے لوگوں کو آگ لگ جائے گی. یہ پرویز مشرف صاحب جن کے بارے میں ہم پچھلے ایک ہفتے سے پروگرام کر رہے ہیں کیونکہ وہ خبروں کے اندر ہیں, یہ پرویز مشرف صاحب ایک ٹیلی فون کال کے بعد 9/11 کے بعد ان کی جنگ جو انہوں نے ہمارے سر پہ پاکستانیوں پر مسلط کی تھی, کیونکہ وہ ڈرتے ورتے کسی سے نہیں ہے, لیکن ایک لمحہ تھا جس میں وہ شاید ڈر گئے, بہک گئے, اور وہ جنگ جو ہمارے پر مسلط کی اب وہ ہماری جنگ بن چکی ہے. اس وجہ سے افغانستان کو چھوڑیے, وہ کوئی اور ٹیریٹری ہے, ٹھیک ہے ہمارا نیبر ہے, افیکٹ ہوتا ہے, لیکن پاکستان کے بارے میں سوچے, پاکستانیوں کے بارے میں سوچے. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ 1996 میں میں سرگودا میں عینی شاہد ہوں. اس وقت کے کمشنر صاحب جو تھے ان کا قتل ہوا تھا اور سرگودا کلب میں ہوا تھا, اور میں وہاں پر ایک ینگ سول سرونٹ کے طور پر انڈر ٹریننگ پوسٹڈ تھا. تو میں نے تو اپنی آنکھوں سے جو ریاست کا سب سے بڑا اہلکار تھا اس کو جنگجو لوگوں کے ہاتھوں گولیاں کھاتے ہوئے گرتے ہوئے دیکھا. میں اس وقت داخل ہوا اور وہاں پہ ایک افراتفری کا عالم تھا. تو یہ بات بالکل میں نہیں مانتا کہ یہ جنگ مشرف نے امپوز کی. یہ جنگ ہماری پہلے سے ہی چل رہی تھی, یہ زیادہ 9/11 کے بعد بڑھ گئی ہے, اور یہ جو ہمارا جو بھی, اور یہ ہماری جنگ بن چکی ہے جیسے آپ نے صحیح کہا. اور اب وقت یہ آ گیا ہے کہ یہ جس نے بھی شروع کی ہمیں اپنے ملک کو سیف بنانا ہے. امریکہ والے ایبٹ آباد سے آ کے اسامہ بن لادن کو نکال کے لے جاتے ہیں, نکالتے ہیں نہیں نکالتے واللہ عالم, یہ کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جن کی حقیقت بعد میں پتہ چلے گی. وہ تو کوئی APC نہیں کرتے, وہ تو کوئی نہیں کہتے کہ ہم امن کو اور مذاکرات کو ایک موقع دینے چاہتے ہیں. کوئی نہیں کہتا, کوئی ریاست کراچی کے اندر آپریشن سٹارٹ ہونا تھا تب تو یہ نہیں سوچا گیا تھا کہ ہم ان لوگوں کے ساتھ جو ہے مذاکرات کریں گے. اب کیوں بارہا سوچا جا رہا ہے؟ میں بار بار کہہ رہی ہوں رومی بھائی, ایکشنز آپ بات سنیں, مذاکرات نہیں چلنے والے. آپ کا تخیل تو امریکہ پہنچ جاتا ہے. بی بی آپ اپنے پڑوس میں دیکھیے, کیا سری لنکا جو ہے ہمارا جنوبی ایشیا کا نیبر, اس نے آخر ختم کیا دہشت گردوں کی تنظیم کو کہ نہیں؟ لڑ کر قربانیاں دے کر کیا, فائٹ کیا. آپ ہندوستان میں دیکھیے جاری ہے وہاں پہ مختلف جگہوں پہ جنگ. ایک کشمیر جس کو ہم برا سمجھتے ہیں کیونکہ وہ ہمارا اس کے اوپر ایک انٹرنیشنل ڈسپیوٹ ہے, مگر باقی جگہوں پہ دیکھیں ریاست اسرٹ کرتی ہے اپنے آپ کو, ریاست اپنے آپ کو بچاتی ہے, کسی صورت سرنگو نہیں ہوتی. مگر یہاں پر ہمارے چند جو سوچ, سیاسی سوچ جو ہے وہ بالکل غلط ڈگر پہ چل چکی ہے. وہ لگتا ہے آپ کو فرق نہیں پڑتا کہ دہشت گردوں اور سیاستدانوں کے درمیان کوئی فرق ہی نہیں ہے. وہ کوئی شہید بنا رہا ہوتا ہے, کوئی ان کے ماتم کر رہا ہوتا ہے. پالیسی بنانی پڑے گی, حکمران وقت کو جاگنا پڑے گا, ایکشن لینا پڑے گا. اور اینڈ کے اوپر آج میں کچھ نہیں کہنا چاہتی سوائے اس کے کہ میں سیلوٹ پیش کرنا چاہتی ہوں چودھری اسلم شہید کو اور ساتھ ہی ساتھ اعتزاز حسن بھنگش کو. آئی سیلوٹ ٹو یو, آپ لوگ ہمارے صحیح معنوں میں ہیروز ہیں, اینڈ آئی تھنک سو رضا میرا اس میں ساتھ دیں گے. بالکل بجا کہا آپ نے. اس کے ساتھ ہی آپ لوگ سے اجازت چاہیں گے, کل ہم آپ سے ضرور ملیں گے. امید کرتے ہیں کہ کل جو ہے ایک اچھا دن ہو اور ہم اس طرح کے جذباتی اور اس طرح کی بری خبریں لے کر کے آپ کے سامنے حاضر نہ ہوں. خدا حافظ.